हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 7 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमारे जीएसटी के सेक्शन 7 के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे जीएसटी के सेक्शन 7 पार्ट 1 में यहाँ पे दिया गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स, यानी कि यहाँ पे हमको बताया गया है कि सप्लाई के अंडर क्या क्या आता है, यानी कि सप्लाई किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सब क्लॉज ए है, all forms of supply of goods or service or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। तो देखिए सब क्लॉज ए हमसे कहना चाह रहा है कि वह सब चीज़ें, कौन कौन सी सब चीज़ें, तो यहाँ पे दिया गया है सेल करना, ट्रांसफ़र करना, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये सब एग्री टू बी मेड, यानी कि ये जब दिए जाते हैं या इनको देने का वादा किया जाता है तो वह सब हमारे किसके अंडर में आ जाते हैं, सप्लाई के अंडर में आ जाते हैं। अब ये मैटर नहीं करता वह गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, वह सप्लाई के अंडर आता है। देन ये भी हमारा इसी का पार्ट है, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और constitutes or vice versa for cash difference payment valuable consideration। तो देखिए यह भी सेम चीज़ है वही, लेकिन इसमें ऐसा है कि जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति अपने किसी मेंबर को या फिर किसी फैमिलियर व्यक्ति को कोई चीज़ सप्लाई करता है और उसके बदले में कैश लेता है या कोई दूसरी चीज़ उसके बदले में लेता है, जिसको हम बार्टर बोलते हैं, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग या कुछ लेता है, तो वह भी हमारे सप्लाई के अंडर में ही आएगा। देन इसका बी है हमारा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई होती है। जो यहाँ पे इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वह हमारा एब्रॉड यानी कि इंडिया से बाहर का बंदा होना चाहिए, और जो सर्विस रिसीवर होता है, जो रिसिपिएंट होता है, वह इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। आप उनसे जब कोई सर्विस लेते हैं तो वह सर्विस तो आईजीएसटी में कैलकुलेट होती है, लेकिन यह मैटर नहीं करता है कि वह सर्विस आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। अगर आप किसी एब्रॉड से सर्विस लेते हैं तो वह सप्लाई में आएगी। देन नेक्स्ट है हमारा द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी विदाउट अ कंसिडरेशन। तो देखिए जो ये हमारा शेड्यूल 1 है, इसमें जो जो मेंशन किया गया है वह सब जब अप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के, यह जब हमारी सिचुएशंस अप्लाई होती हैं तो वहाँ पे भी हमारा सप्लाई आ जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा 1A, वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रिफर टू इन शेड्यूल 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1A कहना चाहता है हमसे, वेयर सर्टेन एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कंस्टिट्यूट अ सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन। तो देखिए जो हमारा सब सेक्शन 1 है, वेयर सर्टेन एक्टिविटी, जहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन की जाती हैं विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, तो ये हमारा सब सेक्शन 1 है। जब यह सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन के रूप में की जाती हैं तो वहाँ पे भी हमारा सप्लाई एप्लीकेबल हो जाता है। दे शैल बी ट्रीटेड आइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस रिफर टू इन शेड्यूल 2, जो कि शेड्यूल 2 में कहा गया है। देन नेक्स्ट है हमारा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब सेक्शन 1। तो देखिए वह चीज़ें जो कि हमारे सब सेक्शन 1 से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, तो जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो हमारी ट्रांजेक्शन होती हैं वह हमारी शेड्यूल 3 के अंडर आती हैं। तो देखिए जो हमारा शेड्यूल 1 होता है उसमें हमारा सप्लाई एप्लीकेबल हो जाता है, शेड्यूल 2 में भी हमारा सप्लाई एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन जो हमारा शेड्यूल 3 है उसमें हमारा सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। तो देखिए तो यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन है, मतलब वह हमारी सप्लाई के अंदर नहीं आएंगी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सच एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय अ स्टेट गवर्नमेंट or any local authority in which they are engaged as public authority as may be notified by the government of the recommendation of the council shall be treated neither as supply of goods or nor supply of services।
तो यह जो हमारी एक्टिविटी हैं यह किसके अंडर में देख रेख होती है इनकी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपकी लोकल गवर्नमेंट में किसी भी उससे इसकी निगरानी हो सकती है। और जो ये इसकी निगरानी के बाद दे शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो ये गुड्स की कैटेगरी में आएंगी सप्लाई में, ना ही ये सप्लाई में सर्विस की कैटेगरी में आएंगी। देन नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 6 सब सेक्शन 1, 1A एंड 2 the government may on the recommendation of council specified by notification the transaction they are treated as। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है ये हमसे कहना चाह रहा है कि अ सप्लाई ऑफ अ गुड्स एंड नॉट एज सप्लाई ऑफ अ सर्विस। तो देखिए जो गुड्स की सप्लाई होगी वह गुड्स की तरह ही ट्रीट की जाएगी, वह सप्लाई की तरह ट्रीट नहीं की जाएगी। जैसे कि काफ़ी सारे वर्क हमारे ऐसे होते हैं जिसमें गुड्स एंड सप्लाई दोनों एप्लीकेबल होता है। जैसे कि हमारा होता है कंस्ट्रक्शन का, जिसमें हमारा मटेरियल भी लगता है एंड सर्विस भी लगती है हमारी। तो उस केसों में जो गुड्स होगा वह गुड्स की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो हमारी सर्विस होगी वह सर्विस की तरह ट्रीट की जाएगी। एंड सेम ऐसी है सर्विस की तरह ट्रीट की जाएगी, यानी कि सर्विस को गुड्स की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है और जो गुड्स हैं वह सर्विस की तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सेक्शन 7 को समझ चुके होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।